नमस्कार। वैश्विक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सभी देश अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूती से खड़ा है और यही वजह है कि WHO से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तक देश की प्रशंसा कर रहे हैं। खतरनाक कोविड-19 के खिलाफ जंग में दुनिया भर के टॉप 10 प्रभावशाली नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शीर्ष पर है। जान भी जहान भी के मूल मंत्र के मुताबिक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बेहद कम समय में स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत ढांचा खड़ा किया गया है। देश में कोविड के मरीजों के लिए 723 अस्पताल कर रहे हैं काम। तकरीबन 2 लाख आइसोलेशन बेड्स की गई है व्यवस्था, क्योंकि कोरोना को हराना है, मिलकर संकल्प उठाना है और रखनी है कोरोना पर नजर। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए बनाए गए अध्यादेश पर किए हस्ताक्षर। कैबिनेट ने कठोर कार्रवाई वाले अध्यादेश को लाने का किया था फैसला। हमलावरों के खिलाफ कैद से लेकर आर्थिक जुर्माने तक का किया गया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह अध्यादेश कोविड-19 योद्धाओं की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को है दर्शाता। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया परामर्श। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले कोरोना वॉरियर्स के अंतिम संस्कार में बाधा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। देश में कोविड के मरीजों के लिए 723 अस्पताल कर रहे हैं काम। तकरीबन 2 लाख आइसोलेशन बेड की गई व्यवस्था। भारत में कोविड-19 के कुल 21,393 मामले, 4,257 मरीजों को इलाज के बाद मिली छुट्टी, 681 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नेपाल संबंधों की ताकत को किया रेखांकित। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आवश्यक दवाएं मुहैया कराने पर भारत का आभार किया व्यक्त। पीएम मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री से महामारी से उत्पन्न स्थिति पर की चर्चा। और WHO ने कहा, बहुत से देशों में महामारी अभी शुरुआती दौर में। हालांकि दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों ने 26 लाख का आंकड़ा किया पार। कोरोना वायरस की चपेट में आने से 1,83,000 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर अस्थायी प्रतिबंध के आदेश पर किए हस्ताक्षर। और देश भर में अगर कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 21,393 हैं, जिनमें से 16,454 सक्रिय मामले हैं। खास बात यह है कि इनमें से 4,257 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 681 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि इन मामलों पर नियंत्रण रखा जाए और इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो सभी सुरक्षा मानदंडों को अपनाएं, जैसे कि मास्क या फेस कवर से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। और अगर 4 राज्यों के कोविड-19 के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हैं। लगातार जो सरकार कोशिश कर रही है कि इन आंकड़ों को नियंत्रण में रखा जाए और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो फेस मास्क अपनाएं, जो सामाजिक दूरी है उसका पालन करें और लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे मूल मंत्र बताया जा रहा है। सरकार तमाम कोशिश कर रही है कि ये जो मामले हैं इनको नियंत्रण में रखा जाए और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो 4 राज्य हैं उनमें आंकड़ों की स्थिति है। दिल्ली की अगर बात करें तो कुल मामले 2,248 हैं, 724 लोग ठीक हो चुके हैं और 48 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 5,652 कुल मामले हैं, 798 लोग ठीक हो चुके हैं और 269 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1,592 कुल मामले हैं, 148 लोग ठीक हुए हैं और 80 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1,449 मामले हैं, 173 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये आप 4 राज्यों के आंकड़े देख रहे हैं और
लगातार इन आंकड़ों पर नजर रखी जा रही है, लगातार इन पर नियंत्रण रखने की कवायद की जा रही है और बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका किस तरह से ख्याल रखा जाए, उनका किस तरह से सम्मान रखा जाए, उनके अधिकारों की किस तरह से, उनके हितों की रक्षा की जाए। और इसी के तहत बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी थी। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। देश में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कोविड-19 से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित किए गए 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी देने के साथ ही इस बैठक में सबसे अहम फैसला महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना है। इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश पर हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 कोविड-19 के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ रहे एक एक चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। कैबिनेट की इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी सुरक्षा के बारे में डॉक्टरों की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों के सभी मुद्दों और चिंताओं का बारीकी से संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। इस बीच मुरादाबाद में हमले का शिकार हुए डॉक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर खुशी जाहिर की है। सरकार ने शायद काफी लंबे समय से लोग ऐसा सोच भी रहे थे, मांग रहे थे, तो सरकार ने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है या सरकार बहुत जल्दी इस प्रावधान को ला रही है, तो एक अच्छा प्रावधान है। शायद तो जो लोग इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं वो भी सोचेंगे। बाद में गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर एक परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि कोरोना के योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि डॉक्टरों सहित सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए राज्यों से कहा गया है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना के संकट से लड़ रहे डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की पूरी सुरक्षा की जाए। केंद्र ने राज्यों से जिला स्तर पर नोडल स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करने को भी कहा है ताकि वो कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रह सकें। इसके साथ ही कोई घटना होने पर त्वरित कठोर कार्रवाई भी करे। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज।
आईसीएमआर ने सभी राज्यों को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करने के लिए एक प्रोटोकॉल भेजा है। आईसीएमआर ने ट्वीट पर जानकारी दी। आईसीएमआर ने सभी राज्यों को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करने के लिए प्रोटोकॉल भेजा। साथ ही कहा कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट को बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आवश्यक दवा नेपाल भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत नेपाल संबंध न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि बहुत गहरे भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नेपाल संबंध बहुत खास हैं। भारत कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नेपाल के साथ एकजुट साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर के साथ कोविड-19 महामारी पर टेलीफोन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि अनेक वैश्विक मुद्दों पर भारत और आयरलैंड की समान सोच है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए दोनों देश स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने आयरलैंड में संक्रमण से लड़ने में भारतीय मूल के डॉक्टरों और नर्सों द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। पीएम मोदी ने आयरलैंड में मौजूद भारतीय नागरिकों की देखभाल और सहायता के लिए प्रधानमंत्री वाराडकर को धन्यवाद दिया और भारत में आयरिश नागरिकों की इसी तरह की सुविधा देने का वादा किया। देश में कोरोना वायरस के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये उनकी तीसरी बातचीत होगी। देश में पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन तक लागू किया गया था, जिसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। पीएम की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस 11 अप्रैल को हुई थी, जिसमें करीब 13 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। करीब 4 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान पीएम ने लॉकडाउन के मामले में राज्यों के सीएम से इस बात का फीडबैक लिया था कि लॉकडाउन को खत्म किया जाना चाहिए या इसकी अवधि को बढ़ाना चाहिए। बातचीत में सभी मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में राय दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। दरअसल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। हालांकि इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए अपने विचार भी साझा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस मौके पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान भी अफवाहों का बाजार लगातार गर्म है। अब दूरसंचार विभाग को लेकर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारतीय दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल यूजर को 3 मई 2020 तक फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया है, जिसे प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। जबकि सच्चाई ये है कि ये दावा बिल्कुल झूठ है और दिया गया लिंक फर्जी है। कृपया अफवाहों और जालसाजों से दूर रहें और इस तरह की खबरों पर ध्यान ना दें। और इसी तरह की सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण सरकार ने देश के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट को 15 अक्टूबर 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया है। जबकि दावे के उलट हकीकत यह है कि सरकार ने इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया है। इसकी पुष्टि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से भी की गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की पड़ताल करके बताया कि पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये दावा बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की खबरों पर ध्यान ना दें और आधिकारिक सूत्रों पर ही विश्वास करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता और आम जन की जिम्मेदारी को दिखाता वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोई दोषी नहीं है, उसके प्रति सहानुभूति एवं समान व्यवहार रखें, गलतफहमियों या अफवाहों पर यकीन ना करें। तो ये वो वीडियो है जिसमें ये जानकारी दी गई है और कहा गया है कि सभी सावधानियों के बावजूद अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसका उसमें कोई दोष नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक बने और क्या करें क्या ना करें इससे संबंधित ये वीडियो में दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये दिखाया गया है कि किस तरह से इन निर्देशों का पालन करना चाहिए, किस तरह से इसके संक्रमण को प्रसार से रोका जा सकता है, इससे दूर रहा जा सकता है और किस तरह से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा सकता है।
और ये बताया गया है कि ये जो है दिशा निर्देश हैं, इनका पालन बहुत ही आवश्यक है और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके प्रति व्यवहार को अच्छा रखें, उनके प्रति दुर्व्यवहार ना करें। इसके अलावा कोरोना से लड़ाई में लगे चिकित्सकों, सुरक्षा कर्मियों सहित सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं और वो अगर फील्ड में है तो हमारे लिए हैं। उनका सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति की। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हुए लॉकडाउन के मद्देनजर सीकर जिले के पलसाना स्कूल में बने क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे मजदूरों ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने ठहराव के दौरान पूरे स्कूल का रंग रोगन कर उसकी काया पलट कर दी। इस प्लान सेंटर में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 54 मजदूर ठहरे हुए हैं। गांव के सरपंच और भामाशाहों द्वारा उनके ठहरने की व्यवस्था आदि से प्रसन्न होकर मजदूरों ने क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद तोहफे में उस स्कूल की रंगाई पुताई कर दी। रंग रोगन का सामान गांव के सरपंच द्वारा उपलब्ध कराया गया था। जो ये श्रमिक बंधु हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के श्रमिक बंधु हैं, इन्होंने प्रभावित होकर कहा कि हम भी अब हमारा क्वारंटाइन का समय पूरा हो गया है तो हम विद्यालय कैंपस में सफाई करेंगे और विद्यालय में हम कोई इस प्रकार का हम कोई नवाचार और रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं जिससे कि हमारी याद इस विद्यालय परिसर से सदैव जुड़ी रहे। तो इन्होंने कलर करने का ठाना कि हम यहाँ कलर करेंगे, क्योंकि इनमें 4-5 श्रमिक बंधु कलर करने वाले हैं। पहले थाली बैठे थे जी, हमारी व्यवस्था खराब हो रही थी, काम करने वाले हैं तो बोले सरपंच साहब को कोई काम। सरपंच साहब ने स्कूल के अंदर हमारे को रंग रोगन ला दिया। हमारे लड़के जो है 5-4 अपना रंग रोगन स्कूल के अंदर कर रहे हैं जी। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, रोज साबुन मिलता है नहाने को, कपड़े धोने को, और पानी का पूरा इंतजाम है स्कूल के अंदर जी। एमपी जिला के हैं, हमको यहाँ 30 दिन माने हो गया यहाँ रहते। हमको सवेरे पूरी सब्जी देते हैं और शाम को टाइम दाल चावल और भी अच्छा बना खाना, हलवा पूड़ी से सबसे बूंदी से सवेरे नाश्ता देते हैं, चाय बिस्कुट और 3 बजे संतरा सेव फल माने जे केले बिस्कुट सब देते हैं खाने के लिए। तो समय के सदुपयोग का अनूठा उदाहरण। उधर वाराणसी की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। सामान्य दिनों में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं, पर लॉकडाउन की वजह से सिर्फ पुजारी द्वारा गंगा आरती परंपरागत तरीके से की जा रही है। ये दशाश्वमेध घाट है और यहाँ पर नियमित गंगा आरती होती है। सामान्य दिनों में जब ये गंगा आरती होती है तो यहाँ पर हजारों लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी व्यवस्था की गई है गंगा समिति की तरफ से कि केवल एक ही व्यक्ति गंगा जी की आरती करेगा। यहाँ पर जो भीड़ होती थी परंपरागत तरीके से हजारों लोगों की, चूँकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, लोगों का शहर में निकलना मना है, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति, एक जो पुजारी हैं वो गंगा जी की आरती यहाँ पर कर रहे हैं। माहौल शांत है, यहाँ पर गंगा जी भी स्वच्छ हो गई हैं, ऐसा मानना है पोल्यूशन बोर्ड का। और साथ साथ यहाँ पे चूँकि सफाई का कार्य जो सफाई कर्मी हैं वो लगातार कर रहे हैं 3-3 शिफ्ट में घाट पर। गंगा आरती में जो सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को आ रही है कि किस तरह से गंगा जी की नियमित आरती हो रही है, इसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ी है और इकलौते पुजारी जी लगातार गंगा जी की आरती कर रहे हैं। लोगों का यहाँ पे आना जाना नहीं है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, टीडी न्यूज़, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी। तो गंगा आरती भी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। कोविड-19 के प्रकोप के बीच कुछ राज्यों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं।
कोविड-19 की वजह से उत्पन्न विकट परिस्थितियों में भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। चाहे झारखंड हो या उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, हर जगह उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना जैसी तमाम योजनाएं लोगों के घरों में खुशी लेकर आई हैं। हम लोग को मोदी सरकार दिया गैस, उसे 803 रुपया दिया है गैस भरवाने के लिए। उसको गैस भरवाए। अभी तो फिलहाल में मेरा गैस भी खत्म हो गया था, इससे भरवाए, उससे बहुत लाभ हुआ। अभी ये बीमारी कोविड-19 का बीमारी के लिए हम लोग बहुत मुश्किल था, तो हम लोग गैस डालने के लिए कुछ पैसा भी नहीं था। तो अभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग का अकाउंट में 891 डाला है, इसलिए हम लोग बहुत शुक्रिया। ये पैसा को हम लोग ने लेके गैस को डाल लिया। अभी हम लोग अच्छी तरह से खाना बना सकता है वो गैस में, इसीलिए हम लोग बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं। ये तकलीफ पर समय में प्राइम मिनिस्टर किसान ने इसे मदद किया। अकाउंट में 0 अकाउंट में 2000 डाला है। ये लॉकडाउन का कारण हम लोग गरीब किसान को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है। मोदी जी की तरफ से मेरा अकाउंट में 2000 आया। एक आदमी को 5 किलो चावल मिले। हमारे घर में 7 सदस्य है, पूरे के 35 किलो चावल हमको मिल गए। ऐसे बहुत गरीब कामगार है हमारे गांव में, उनको एक आदमी को 5 किलो तांदूल मिल रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए योगाभ्यास रामबाण साबित हो सकता है। योग से न सिर्फ आपका तन और मन स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। जयपुर में कुछ जागरूक परिवार इन दिनों योगाभ्यास में जुटे हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, परिवार की 3 पीढ़ियां नियम से योग के जरिए अपनी इम्यून पावर बढ़ाने में जुटी है। और अब एक तस्वीर ऐसी जो साबित करती है कि कभी कभी किताबों में दिखी कहानियां असलियत में भी हमारे सामने होती हैं। ऐसे में जब कोरोना महामारी मुंह बाए दुनिया के सामने खड़ी है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी उस मजबूत ढाल की तरह खड़े हैं जो हमें हर मुश्किल से बचा रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों की तरह ही तमिलनाडु में भी स्वास्थ्य कर्मी दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा में जुटे हैं। उनके हौसले को सलाम करती ये तस्वीर गवाह है कि चिकित्सा कर्मी हमारे रियल सुपर हीरोज हैं, जो लोगों को मौत के मुंह से भी बाहर लाने को तैयार हैं। जो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने इन सुपर हीरोज का सम्मान करें और खुद घरों में रहकर इनकी मदद करें। और अब देखते हैं दुनिया भर में कोरोना का हाल। कोविड-19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया को इससे छुटकारा पाने में अभी लंबा वक्त लगेगा। WHO प्रमुख ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि बहुत से देशों में ये महामारी अभी अपने शुरुआती दौर में है। जिन देशों को लग रहा है कि उन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया है, वहां मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे उपायों से कुछ देशों को इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने में सफलता मिली है, लेकिन ये वायरस बेहद खतरनाक है और हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए कोई भी गलती ना करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य एजेंसी के वित्त पोषण को रोके जाने के फैसले पर अमेरिका दोबारा विचार करेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर अस्थायी रोक लगा दी है। ट्रंप ने कल उस आदेश पर दस्तखत कर दिए जिसके मुताबिक कुछ विदेशी नागरिकों को अमेरिका में बसने पर अस्थायी रूप से रोक लग जाएगी। ट्रंप ने कहा उन्होंने कोरोना वायरस संकट के समय में अमेरिकी लोगों के हितों को देखते हुए ये फैसला किया है। फिलहाल यह आदेश 60 दिनों के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद भी इसे बढ़ा दिया जाए। एक प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था के फिर से शुरू होने के बाद नौकरियों में अमेरिकी नागरिकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिले। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कोरोना से पीड़ित अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बेहतर होंगी। और इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में करीब $500 बिलियन के कोरोना वायरस राहत बिल के पास होने की उम्मीद है। इस बिल से छोटे उद्योगों और अस्पतालों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिन्हें इस संकट में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
इस बिल के पास होने के बाद अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास ये चौथा बड़ा फैसला होगा, जिससे संघीय वित्तीय व्यवस्था को कुल मिलाकर करीब $3 ट्रिलियन की मदद मिलेगी। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 8,40,000 को पार कर गई है और 44,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ये वित्तीय राहत बेहद मददगार साबित होगी। और आइए अब देख लेते हैं डॉक्टर की क्या सलाह है। तो डॉक्टर्स की सलाह की बात करें तो डॉक्टर्स ने चीज़ों को धोकर इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि जिन चीज़ों को नहीं धोया जा सकता है उन्हें 24 घंटे बाद इस्तेमाल करें। अगर कोई मरीज है, उसके ड्रॉपलेट्स निकले और वो किसी सरफेस पे गिर जाता है तो वायरस कुछ समय के लिए वहां पर जिंदा रहता है, और अगर उसको हम टच करें तो वो हमारे शरीर में जा सकता है, मुंह से, नाक से या इवन आंख से भी हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। चाहे करेंसी नोट की बात करें, चाहे बाहर से आप कोई भी खाद्य पदार्थ ला रहे हैं उसकी बात करें, या आप खाने पीने में सब्जी वगैरह की बात करें, तो कोई भी इस तरह का पदार्थ आप जब बाहर से ला रहे हैं जहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर वायरस वाला फॉर्माइट हो, तो उस स्थिति में बेहतर ये रहेगा कि जो भी चीज आप लाएं उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए, तकरीबन कुछ घंटों के लिए, मे बी 24 घंटे तक रख दीजिए, तो वायरस अपने आप ही मर जाएगा। सब्जियां वगैरह ला रहे हैं तो उसको अच्छे से पानी से वॉश कर दीजिए कुछ सेकंड या मिनट के लिए, तो उस पर जो भी वायरस होगा वो चला जाएगा, और उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से साबुन पानी से साफ कर लीजिए। तो बेहद अहम सलाह। अभिनेता अजय देवगन ने आरोग्य सेतु ऐप के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। अजय देवगन ने आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में लोगों का बॉडीगार्ड बताया। उन्होंने सभी नागरिकों को इस ऐप को डाउनलोड करने की सलाह दी। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू। सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। तो आप भी इस सलाह का पालन करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने आप को और अपने परिवार को और आसपास के लोगों को इस संक्रमण से बचाए रखें। और डीडी न्यूज़ लगातार देखते रहें। कोविड-19 के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स को करते हैं नमन। आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन।